नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री जी आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्वयं केंद्र में मंत्री रहे हैं और इनके पिताश्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। जय जवान और जय किसान का नारा आज भारत के जन जन में गूंज रहा है। बिना किसी विलंब के मैं माननीय शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके बीच में हूँ। दो चार बातें मैं करना चाहूँगा और उसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि इस तरह से सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से इनका दुरुपयोग होता आ रहा है मोदी सरकार के दौरान, पिछले कुछ दिनों में, कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन चुनाव के आते आते इनका इस्तेमाल, इनका दुरुपयोग ज़्यादा तेजी से बढ़ा है और हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो स्वच्छ हैं, लेकिन जो विरोध में है वो सब भ्रष्ट है। और यही मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को वो प्रमाणित करती है, उसका एक प्रमाण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और डरा धमका के क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, डिफेक्शन कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को वहाँ हराया गया क्रॉस वोटिंग करके। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, चलती हुई सरकार को गिरा के शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना को छोड़ के, एनसीपी को तोड़ के उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और ताज्जुब की बात यह है कि वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल जी, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, केसेस चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद या उनको सहयोग देने के बाद वो सब ठीक हो गए। सारी जितने भी केसेस थे वो सब विड्रॉ कर लिए गए। मेरा ऐसा मानना है और मैं समझता हूँ हमारे देश में अधिकांश लोगों को ये मानना है कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक परिपाटी पैदा होती है, बहुत ही डेंजरस परिपाटी हो रही है। एक ऐसा कंडीशन बन रहा है जो न केवल हमारे लोकतंत्र को आघात पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे देश की जो नींव है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उस पर भी ये आघात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर देखा जाए तो हमें तो एक कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ा। हमारा कैंडिडेट केवल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ता है, उसके खिलाफ तो चार कैंडिडेट, एक तो बीजेपी कैंडिडेट, एक ईडी, एक सीबीआई और एक इनकम टैक्स। तो इस तरह की लड़ाई जो है वो बराबर की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि
जब इलेक्शन होता है तो बिल्कुल वो फेयर और फ्री होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का हमने देखा किस तरह से कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। एक इलेक्शन कमिश्नर जिनको इस्तीफा करने को कहा गया और उसके बाद उनके चहेते कमिश्नरों को नियुक्त किया गया। ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से विरोध पक्ष को, विरोधियों को, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सब के खिलाफ जो है एक के बाद ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारी गारंटीज आपके समक्ष हैं, कई बार बोल चुके हैं और हम ये आश्वस्त करते हैं मतदाताओं को कि ये गारंटी जो राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी, इन गारंटीज को पूरा किया जाएगा। ये चुनावी जुमले नहीं हैं जिस तरह से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, और उन्होंने खुद इसको एडमिट किया, उसको स्वीकार किया। जब 2014 में 15 लाख रुपए बैंक में डालने की बात की, लोग ने आश्वस्त किया उस समय के मतदाताओं को, और बाद में जब ये नहीं हुआ और ये पूछा गया तो आज के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमले हैं। मोदी जी की जितनी भी गारंटीज हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, ये सारे चुनावी जुमले हैं। इनमें कोई भी ऐसा गारंटी नहीं है जिसको ये पूरा करेंगे, ना ही इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ईडी वगैरह का उपयोग, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया। 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीच अंदर गए और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, ना तो चुनाव आयोग ने कोई चर्चा करी, ना कोई इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कोई बात की, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात। 6,500 करोड़ और उसको भी छुपा के रखा गया। ये बताया नहीं, अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो ये पता भी नहीं चलता कि 6,500 करोड़ रुपये इनके पास गए, और इसमें बिल्कुल चुप्पी ये साथ लेते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े काम के बाद, भ्रष्टाचार के काम के बाद, इस भ्रष्टाचारी काम के बाद कोई बोल नहीं रहा है। ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आई है, ना किसी उनके मंत्री की तरफ से सफाई आई है, या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कोई सफाई आई है। ये पूरी तरह से संवेदनशील लोग हैं, नरेंद्र मोदी खुद संवेदनशील हो, और ये जो उनकी जो इनसेंसिटिविटी है, जिस तरह से संवेदनशील ये इनसेंसिटिविटी इन्होंने दिखाई, चाहे वो किसानों का मामला हो, साल भर से ऊपर किसान जो है प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, शिकन तक नहीं आई चेहरे पर। फिर हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने किया, उनकी उल्टी पिटाई कर दी दिल्ली की सड़कों पर। और इसी तरह से महिलाओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ उस पर भी इन्होंने कोई अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। तो मेरा मतदाताओं से यही अनुरोध है कि जिस तरह से ये आपके दुख दर्द के प्रति इनसेंसिटिव हो गए हैं, बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इनको वोट देने का मतलब ये हुआ कि आपको आगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पर है, ये मैं अलग अलग आइटम का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सब हम जानते हैं। डीजल यूपीए सरकार के दौरान उसका क्या प्राइस था, पेट्रोल का क्या दाम था, दाल चावल का क्या दाम था, ये हम सब जानते हैं, सब दुगने तिगने हो चुके हैं। और इस समय सबसे बड़ी समस्या महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की बात करते हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के देने की बात करते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, जो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझता है वो इस बात को जानता है कि हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6.5% है,
तो 6.5% से 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। कम से कम 11 से 12%, जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्थशास्त्र कह रहा है कि अगर 11 से 12% इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी 2 करोड़ नौकरी दी जा सकती है। तो ये पूरा झूठा वादा कर रहे हैं, ये होना नहीं है, ना हुआ है तो ना होगा। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध के सवाल है, हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद। हमारे संबंध बैठक के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका के खराब हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन सभी मुल्कों का, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तो पहले से था, इनका सारा झुकाव जो है अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे जमीनों पर कब्जा हुआ, ये बात करते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि वो घुसकर पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे, और ये भी जुमला कई दिनों से सुनने को मिला। अगर घुस के करने मारने की बात है तो उनको सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में हमारी फौजें लाहौर तक पड़ी थी, और लाहौर पर जाके तब वहाँ पर इच्छुक किनार पर उन्होंने कब्जा किया, अपना तिरंगा झंडा लगाया। तो इस तरह से उल्टा बल्कि ये हो रहा है कि चीन ने जो है हमारे जमीनों पर कब्जा किया। लद्दाख में उनका कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश में उनका कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो चीन का हिस्सा मानते हैं, और वहाँ पे स्टेपल वीज़ा देते हैं, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जगह जगहों पे जो शहर हैं, जो गाँव, उनका नाम भी बदल दिया गया है। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी का तो बीजिंग का भी नाम बदल दें, हिम्मत हो नरेंद्र मोदी का तो शंघाई का नाम बदल दें, वो नहीं कर सकते। और हमें उनके साथ जो है पूरी, जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए अभी भी आयात होता है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पे उस पर आघात पहुँच रहा है, खतरा पहुँच रहा है। लेकिन हमारा उनके साथ पूरा व्यापार चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो जब चीन का सवाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर वो अपने आप को 36 इंच के सीने की बात करते हैं तो हिम्मत दिखानी चाहिए। 56 इंच की बात करते हैं, 36 इंच बहुत 56 इंच की बात करते हैं, तो उनको जो है चीन पर प्रहार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाई लड़ें, प्रहार करें। एक शब्द नहीं आता है, एक कोई विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता है, वो जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर देता है उनके एम्बेसडर के, एम्बेसी के समक्ष उनको बुला के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज तक चीन पर या अरुणाचल प्रदेश के सिलसिले में कभी भी एक शब्द नहीं कहा है। हमारे जवानों को वहाँ मारा गया है, लेकिन उस पर भी कुछ हुआ नहीं है, सिवाय कि विदेश मंत्रालय का कोई भी प्रवक्ता जो है वो जाके उसको कंडेम कर देता है, और इसके बाद बात खत्म हो जाती है। आज हमारे देश की एक सभी इज्जत और सम्मान का सवाल उठता है इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। हमारे देश ने हमेशा जो है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहाँ पे जो है 100 करोड़ लोग वोट देते हैं, कहीं ऐसा होता नहीं। तो ऐसे इस तरह का जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान और इज्जत को ठेस पहुँची है। जो कि आपने देखा कि अमेरिका के हमेशा जो है बड़ी दोस्ती मोदी जी कर रही हो हमेशा, चाहे वो बैरक ओबामा रहे हों या डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, रॉब बाइडेन रहे हों, वो सबको जो है अपना दोस्त मानते हैं, और यही कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड। और उन्होंने तो बीजिंग के राष्ट्रपति जिनपिंग को भी कहा था जब गुजरात बुलाया था पिछले चुनाव से पहले, और उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी कोविड की, सिर्फ इसलिए कि वो उनको आमंत्रित किया गया था, उनका कार्यक्रम था गुजरात में, जो मोटरा, जो जिसको अब मोदी स्टेडियम कहते हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जब हो गया और मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने गिरा ली, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये सब जो उस तरह की धांधलेबाजी और धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बीच, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ मतदाताओं से कि इस खतरे को समझने की कोशिश करें।
जिस तरह से जो आघात पहुंच रहा है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, ये हमारे और संविधान पर, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो सम्मान, जो इज्जत हमारे देश की अभी तक रही है, उसको भी बड़ी ठेस पहुंची है। मैं अभी अमेरिका गया था 2 महीने पहले, वहाँ पे भी लोग पूछ रहे, और जैसे मैंने कहा अमेरिका ने आपत्ति जताई, जर्मनी ने आपत्ति जताई, सभी हमारे मित्र हैं, लेकिन लोगों ने भी कहा। अब वहाँ पे हमारे प्रवक्ता, जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, उन्होंने उसको कंडेम कर दिया और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारी जो है बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व में, और ये तभी ठीक हो सकता है कि कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। एक तो उन्होंने इस बार इसको इतने चरणों में कर दिया, इतना लंबा खींच दिया, मुझे समझ नहीं आता है। 15 मई के आसपास नई सरकार का गठन हो जाता है, और इस बार जो है जून में जाके होगा, इसको 1 महीने आगे बढ़ाया गया है। इसके भी पीछे कई राज होंगे, और मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, और कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार को हमें लाना है। और मैं जो कि समय भोपाल में हूँ, तो मैं भोपाल की जनता, मतदाताओं से भी अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा आपके माध्यम से, कि हमने जो कैंडिडेट दिया है अरुण कुमार श्रीवास्तव, इससे बेहतर कैंडिडेट को हो नहीं सकता था, तो उम्मीदवार हो नहीं सकता था। ये ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं। इनकी माँ विमला श्रीवास्तव जी भी का बहुत योगदान रहा राजनीति में, और अपने जनता की सेवा में हमेशा वो लगी रही। और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण श्रीवास्तव जी से भी जो उम्मीदें हमारे भोपाल की जनता, मतदाताओं की हैं, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और कल मैंने एक मीटिंग भी दी थी, तो मैंने देखा जिस प्रकार का जोश जो मैंने देखा लोगों में उस मीटिंग में, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि 7 मई को, आगामी 7 मई को अरुण श्रीवास्तव जी को भोपाल की जनता, भोपाल के मतदाताओं को वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। मैं इस यकीन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 4 जून को नतीजे आने के बाद हमारे देश में एक बार फिर से कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, और ये जितने लोग जेल गए हैं बीजेपी के इशारे पे, इन सबको जो है रिहाई दी जाएगी। अब यहाँ देखिए कि आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने खुलेआम इस बात को कहा कि उनको धमकी दी गई कि आप अगर 1 महीने के अंदर आपने बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, नहीं आती, तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके ईडी पहुंच जाएगी। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि वो बार बार कह रहे हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 हो गया है, और 300 में इंसुलिन दी जाती है, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बात साफ नजर आ रही है कि पूरी तरह से डिक्टेटरशिप हो गई है, और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो न केवल सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बल्कि उनके पार्टी के भी लोग, बड़े बड़े, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो सीतारमण हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, चाहे नितिन गडकरी हो। नितिन गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट में नहीं आया, लेकिन एक शब्द किसी ने कुछ नहीं बोला। आज किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द कह सके। इस तरह का प्रधानमंत्री हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, और इनको 4 जून के चुनाव नतीजे में हम देखेंगे कि इनको जनता इनको अपने ठिकाने लगाएगी और कांग्रेस सरकार होने की। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से कुछ क्षण पहले ही अभी कांग्रेस के लिए कई तरह से प्रदर्शन और जो रैलियाँ निकलने वाली है उसमें सम्मिलित होने के लिए वे यहाँ आए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, काफ़ी अच्छी सीटें जीतेगी, तो उनकी इस बात में कितनी सत्यता रहती है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।